नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकुर सिप्राना, आप सभी का मेंटोर एसएससी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे, आशा करता हूँ, और बाकी आपकी पढ़ाई या फिजिकली तैयारी सही चल रही होगी। आज कई दिनों बाद ये यूपी पुलिस के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ, और इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है या जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, उनके बाद उनकी क्या प्रक्रियाएँ हैं और उनके लिए उन्हें क्या चीज़ें अपनी तैयार करनी है और अपने आप को कैसे प्रिपेयर रखना है, ठीक है? सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो आती हैं बच्चे को, वो डॉक्यूमेंट्स में ही आती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सिली मिस्टेक भी होती हैं, जो बच्चा भी नहीं देख पाता है और फिर उसे ये नहीं पता लगता है कि भई अब सही होंगे कैसे? तो प्लीज़, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स काफ़ी पुराने हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं इस भर्ती में जिनकी फर्स्ट वैकेंसी थी, पहली भर्ती थी, उनसे पहले उन्हें किसी भर्ती में ऐसा मौका नहीं मिला जिसमें डॉक्यूमेंट्स चेक होते हों या उन्हें पता हो कि भई कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाना भई, जिनके लिए डॉक्यूमेंट्स में एक ऐसा संदेह है कि क्या चाहिए, कैसे इसमें चेंज कराना है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर जानी चाहिए। वीडियो अंत तक देखना है। डाउट मैंने आपके सारे ले रखे हैं, सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं जो व्हाट्सएप पे मेरे पास आए हैं आपके। जो भी कोई दिक्कतें थी, सारी इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। क्रम से बात करेंगे, जो भी जानकारी होगी मैं इसमें आपको ये भी बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में, मतलब डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, वो तो अलग बात है, लेकिन वो आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं या आपको कैसे एक डिमोटिवेट सा कर देते हैं, बैठाते नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। आपको वहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव वे से रहना है। अभी कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि क्या मुझे बाहर कर देंगे या दिल में धक-धक हो रही है। वो थोड़ी बहुत होती है नॉर्मल, लेकिन घबराना नहीं है बिल्कुल भी, सही है? सबसे पहले अपने आप को मान के जाना है कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे हैं, ओरिजिनल हैं, और आपको ओरिजिनल ही लेके जाने हैं, सही है? अगर उन बच्चों को मैं सलाह दे रहा हूँ कि भई जो 10th-12th दोबारा कर लेते हैं या कोई फेक डाटा के अनुसार आपने अपना एग्ज़ाम दिया है, तो कृपया वो अपने घर ही रहें। जो जेन्युइन बच्चे हैं या जो बच्चे असल में इसके काबिल हैं, वही डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए जाएँ। कोई 2 नंबर का काम करता पकड़ा गया तो भई आपका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। जेल भी आपको देखनी पड़ सकती है। और एक हमारा जो डीवीपीएसटी स्किप अभियान है, उसके अंतर्गत मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों का जीडी का रिज़ल्ट आने में है, आ गया, फाइनल रिज़ल्ट आ आने वाला है मतलब, तो जिन बच्चों का जीडी में हुआ है और अपनी मनपसंद उन्हें जो मिली है, उसमें कोई सी भी डिपार्टमेंट मिली हो, सीआईएसएफ मिली हो, एसएसएफ मिली हो, या जो उन्हें अच्छा लगता हो, एसएसबी भी बहुत बच्चों को अच्छी लगती है, कृपया वो डीवीपीएसटी कराने ना जाएँ। फिजिकल तो इसका बाद में ही है, तो डीवीपीएसटी अगर स्किप कर दोगे तो फिजिकल तक तो नौबत ही नहीं आएगी। या किसी बच्चे का कहीं और हो रखा है, जैसे वीडियो में हुआ है, या सीपीओ में, तब तक जो है अ, आपका एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगी, ड्रीम आपका यही मतलब एसएससी ही है, तो कृपया प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन ना कराएँ। और अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन की प्रक्रिया में आप भाग लेते हो और फिजिकल आप करने जाते हो, तो प्लीज़ फिर इसके बाद में आप, मतलब इसे छोड़ के नहीं आना है। छोड़ना मतलब ये है कि आपको फिर जॉइनिंग करनी ही है, ठीक है? कहीं और वैकेंसी खाली हो जाएँगी, अगर आप सीपीओ में क्लियर करते हो, बाद में कुछ करते हो, तो वो वैकेंसी खाली हो जाएगी, वहाँ काबिल बच्चा लग जाएगा। ऐसा नहीं करना कि सारी प्रक्रिया होगी और आपका जो कॉल लेटर आया है, जॉइनिंग लेटर आया है, उसके बाद आप जॉइन ना करो। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने बच्चे इसके काबिल हैं, कोई और वैकेंसी में आपको सिलेक्शन है, तो वो वहीं पे फ़ोकस करें, इस पर इतना ध्यान ना दें। जो इसके लिए डेडिकेटेड बच्चा है, उसको जाने दें, उसको मौका मिलेगा, ठीक है? तो आप सभी से ये अनुरोध है, हाथ जोड़कर निवेदन है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें कि डीवीपीएसटी को जितने बच्चे स्किप कर सकते हैं, वो स्किप करें। ऐसा नहीं है, इसमें महानता नहीं है कि आप बाद में फहराता फिरो कि मेरे पास जॉइनिंग लेटर 5 भर्ती हो गए हैं। इसका मतलब आपने 5 घर की, क्या बोलते हैं, खुशियाँ छीनी है। आपने एक तरह से ये भी पाप कमाया है, तो इस पाप के भागीदारी आप नहीं बनिए। बाकी बात करते हैं वीडियो में जो ज़रूरी है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स देखो, सबसे पहली बात, जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो नोटिफिकेशन में, रिजल्ट की क्या जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें साफ तौर पे लिखा था कि जनवरी हाँ, दिसंबर के 30वें सप्ताह में जो डीवीपीएसटी की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और भाई डीवीपीएसटी की प्रक्रिया भी लंबी चलती है। लंबी मतलब है 2-4 दिन की नहीं होती है, 10-12 दिन की प्रक्रियाएं होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत बारीक काम होता है। हर बच्चे के डॉक्यूमेंट्स चेक करना, और डॉक्यूमेंट्स भी कितने ही होते हैं, सही है? तो उनका मिलान भी करना है, ये भी देखने ओरिजिनल है, फेक है, सब चीज़ें उनके देखने मिलती हैं। तो आपको जो करना है कि अपने जो भी आज तक के डॉक्यूमेंट्स, मैंने अभी आपको बताऊँगा कि 10th-12th की मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन की, आपने डिग्री उसमें बताई है कि मैं ग्रेजुएशन हूँ, आपने प्रेफ़रेंस दी है ग्रेजुएशन को फॉर्म में डालती बार, तो उसको भी आपको लेके जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था, बहुत बच्चों का ये डाउट है, सर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म खो गया है। भाई मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको बाद तक चाहिएगा, जॉइनिंग तक चाहिएगा। इसको आपको सँभाल के रखना है। अगर खो गया है, तो हो सकता है ये कुछ लिंक वगैरह एक्टिवेट करें या ना भी करें, ये परेशान करने की नहीं आदत है। अपना जो काम है वो ये था कि हम इन्हें इसे सँभाल कर रखना था।
चलो ठीक है, नहीं है तो अब थोड़ा सा परेशानी आपको झेलनी होगी। हो सकता है भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से कुछ कर दे, आपको प्रोवाइड करा दे, आपको कुछ ऐसी चीज़ें लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दे कि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म लेना है आपको, जो आपने डाला था जब ये भर्ती आई थी दिसंबर जनवरी में। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी सारी डिटेल्स होंगी जो आपने डाली हैं, फोटो से लेकर डॉक्यूमेंट्स, डिग्री क्या क्या चाहिए, सिग्नेचर विग्नेचर सब है उसमें। तो उसके मिलान करना है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। सबसे पहली बात, अपना नाम वाम सब देखना है, और वही नाम जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में था वही आपको मार्कशीट में होना चाहिए, वही आपका आधार कार्ड वगैरह में, मतलब हर जो डॉक्यूमेंट्स में बताऊंगा उनमें वही नाम की स्पेलिंग वगैरह सब बारीकी से आपको चेक करनी है। और अगर नाम की गलती कोई है तो सबसे पहले जो प्रक्रिया है वो है उन्हें चेंज कराने की। लेकिन यूपी पुलिस में क्या है, एफिडेविट बहुत मान्य होता है, बहुत बच्चे एफिडेविट लगाते हैं, वो मान्य भी है, इस बात से मत घबराइए कि हमारे सर नाम में थोड़ी मिस्टेक है तो क्या होगा। नाम की मिस्टेक में वो चल सकता है, नाम चेंज में नहीं चल सकता, इस दोनों में फ़र्क है। मेरा नाम अंकुर है, तो अंकुर की जगह मतलब ANKUR की जगह ANKUT हो जाए या कुछ और हो जाए तो चल सकता है। अंकुर की जगह शिवम हो जाए तो वो नहीं चलता एफिडेविट, ठीक है ना, इसके लिए एफिडेविट बनता है। एफिडेविट मतलब जो लेटर्स होते हैं उनके आगे पीछे होने का या मिस होने के लिए बनता है, वर्ड्स के मिस होने के या आगे पीछे होने के लिए नहीं बनता है, ठीक है। दूसरी बात, लड़कियों में सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं कि वे KM लगाते हैं, कुमारी रीना, कुमारी दीपाली ऐसे करके कुछ लगा लेती हैं, तो बाद में क्या आता है कि आपके लिए वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आपको वो ईज़िली हो जाएगा। लेकिन अगर दीपाली की जगह कुछ और हो जाए, दीपा या कुछ, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, समझ रहे हो? तो इस बात के लिए अगर आपके ये डाउट है या ये आपका जो समस्याएँ हैं, तो इसके लिए एफ़िडेविट चल जाएगा। एफ़िडेविट कहाँ से बनता है? जैसा अपनी तहसील मेरठ है तो वहाँ से बन जाएगा, ठीक है? और वो सब जानते हैं। आप उन्हें एक बार बताइए कि मेरा यूपी पुलिस का DVPST, मुझे क्या करना होगा, मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, उन्हें दिखाओ, ये मैं हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये कमी मेरे से हुई है। वो खुद बना के दे देंगे, आपको बोलने की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ेगी। और इतने महँगे भी नहीं बनते हैं, 10-20 हज़ार का, 2-4 हज़ार का बनता है, नहीं। आराम से वो 100-200 ₹400 का वो बना के आपके हाथ में दे देंगे। ठीक है? तो डॉक्यूमेंट्स में जो भी कमी हो उसके लिए एफ़िडेविट है, लेकिन ज़्यादा बड़ी गलती के लिए नहीं है। सही है? फिर वो जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाला था उसके सारे मिलान आपको करने होंगे, और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने उसमें भरे हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट है वही होना चाहिए, मूल निवास भरा है तो मूल निवास होना चाहिए। फिर उसमें आपने भरा है मान लिया एनसीसी, तो एनसीसी में कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक बच्चों के बहुत सारे के ये भी डाउट है कि सर हमें एनसीसी के नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। भाई यूपी पुलिस में एनसीसी के नंबर नहीं मिलते हैं, इसमें बस वरीयता मिलती है अगर किसी बच्चे के, किसी 2-4 बच्चों के अंक सेम हैं और लास्ट कट ऑफ उन्हीं अंक पे गई है, तो सबसे पहले उन 5 बच्चों में से उसका चयन होगा जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा। 2-3 प्राथमिकता दी जाती है, जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट हो या आपकी एज ज़्यादा हो, तो उन 5 बच्चों में सबसे ज़्यादा वरीयता आपको दी जाएगी। वरना एनसीसी के जो नंबर होते हैं बाकी भर्ती में होते हैं, दिल्ली पुलिस में भी होते हैं भाई। 3% होते हैं बी के लिए, 5% होते हैं सी के लिए, तो इसी तरह से यूपी पुलिस में नहीं होता ऐसा कुछ। उनमें सिर्फ वरीयता या आपको प्रेफ़रेंस देने के लिए आपको भरा जाता है वो। फिर बात करते हैं, आपने एप्लीकेशन फॉर्म से मिलान कर लिया है। मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप मिलान तो कर रहे हो लेकिन स्पेलिंग ज़रूर चेक करना है जो एप्लीकेशन फॉर्म में है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। और फिर एक साइड में आपका आधार कार्ड रखना है, आधार कार्ड में एड्रेस भी चेक करना है, पिन कोड भी चेक करना है, नाम वगैरह सब चेंज आपको चेक करना होगा। और अगर अभी भी कमी है, मैंने बता दिया, अगर डॉक्यूमेंट्स में कमी है, मतलब 10th की मार्कशीट में कोई नाम में दिक्कत है और आधार कार्ड बाकी में सब में सेम है, तो भाई 10th की चेंज करा लो, ठीक है? 15-20 दिन में आ जाती है। और अगर हो सकता है कोई ऐसी छोटी-मोटी सिली मिस्टेक हो आधार कार्ड में, तो आधार कार्ड जल्दी चेंज हो जाता है, तो आधार कार्ड में आप चेंज करा सकते हो 2 बार तक। ये तो बात थी हमारी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कोई कमी है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे हमारा सबसे पहले है आधार कार्ड। आधार कार्ड सबसे प्रमुख डॉक्यूमेंट्स माना जाता है एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा-सा इसका वज़न हल्का कर दिया है। उन्होंने बोला है कि आधार कार्ड सिर्फ़ एकमात्र ये प्रमाण नहीं है बच्चों को प्रूफ़ दिखाने का कि मैं यही हूँ, ठीक है? बाकी ये प्रमाण है, पैन कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है और वोटर आईडी जो पहले हुआ करती थी वो भी अभी चल जाती है। अच्छा होगा आपके पास आधार कार्ड हो, बहुत अच्छा होगा। और अगर नहीं है, मतलब थोड़ी-सी मिस्टेक है, फिर भी आप जेब में ले जाइए, अगर वो ज़्यादा जिद करें तो बता दीजिए सर हमारे में ऐसी-ऐसी कमी है, हमने इसलिए नहीं दिखाया। आपको वहाँ सच्चाई से आपको मतलब वहाँ बातें रखनी है, जो भी होगा वो सच का आपको सहारा लेके वहाँ करना है। वहाँ उनसे आप घुमा-फिरा के कोई बात ना करें और ये ऐसे ना बोलें कि भई मैं ऐसे बता दूँगा तो ये मेरे लिए कुछ कर कर देंगे। जो आप अच्छे हो, अच्छे मतलब है कि आप अगर ओरिजिनल वही हो, जिसके डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और जो उनके लिए वेरीफ़ाई करने जा रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिली मिस्टेक आप बता दो सर मेरी ऐसे-ऐसे सिली मिस्टेक थी, मैंने इसके लिए एफ़िडेविट बनाया बस। वो आपको क्वालीफ़ाई करने के लिए बैठे हैं, डिसक्वालीफ़ाई करने के लिए नहीं बैठे हैं। वो आपको
थोड़ा बहुत आपको हो सकता है पहले में डाँट दें या कुछ ऐसी चीज़ें बोल दें जिससे आप थोड़ा-सा हताश हो जाओ, लेकिन फिर रिक्वेस्ट करना, वो सारी चीज़ें मानने को तैयार हैं। कोई-कोई डेस्क ज़्यादा हेल्पफुल होती है, कोई-कोई डेस्क पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट बैठ जाते हैं वो, ठीक है? उस बात के आप इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सारे लेके जाना है, प्लस जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं या लिख रहे हैं, इनके साथ-साथ ओरिजिनल के साथ-साथ 2-2 फोटोकॉपी कराने होंगे आपको। एक फाइल में आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाइए और दूसरी में फोटोकॉपी 2-2 फोटोकॉपी हर डॉक्यूमेंट्स की। फिर प्लस आपको क्या करना है, बहुत बच्चे को डाउट है कि सर जो फोटोकॉपी होते हैं उस पे या ओरिजिनल जो कॉपी होती है गैजेटेड ऑफिसर के साइन किस पे कराने हैं, तो गैजेटेड ऑफिसर के जो अटैच होता है साइन होते हैं वो फोटोकॉपी पर कराने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो संभाल के रखने हैं सिर्फ। दूसरे पे आपको 10th 12th की मार्कशीट और सनद सीबीएसई में एक साथ ही आती हैं, अब यूपी में भी एक साथ आने लगी हैं। अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग ले जाइए 10th 12th की मार्कशीट और सनद। अगर आपने वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म में ग्रेजुएशन भरा है तो ग्रेजुएशन की भी आपको ले जानी होगी। डिग्री आपके पास हो तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तीनों साल के ग्रेजुएशन के वो मार्कशीट लेके जाइएगा, ओरिजिनल भी और 2-2 फोटोकॉपी भी। अगर आपने फिर उसमें भरा है एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर 12th से है तो 12th हो जाइए। लेकिन इसमें बोल दें सर हमारे पास आईटीआई का डिप्लोमा है, ये है। भाई डिप्लोमा की मान्य वहाँ नहीं है, वहाँ सीधा-सीधा लिखा था 12th, ठीक है? फिर बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का और जो ओबीसी इनके सर्टिफिकेट की। तो भाई सबसे पहली बात बताऊँ मैं, इनमें से उस फंडा था सबसे पहले वो ऐज का मतलब डेट का था। जैसे अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बताऊँ तो डेट लिख दी थी ओबीसी की 1 अप्रैल 2023 से पहला ना हो। 1 अप्रैल 23 के बाद का, और जो इसकी फॉर्म की लास्ट डेट थी 12 जनवरी, उसके बीच का आपके पास ये ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? नॉन क्रिमिनल का। और फिर इसमें 2 बनते हैं, एक तो सेंट्रल का और एक बनता है हमारा राज्य का। देखिए सेंटर का मतलब है कि ऑल इंडिया का वो सर्टिफिकेट होता है, लेकिन भाई ये उसे रिजेक्ट कर देते हैं। ये हकीकत बता रहा हूँ, आप बीती बात बता रहा हूँ कि ये उसे रिजेक्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि स्टेट की भर्ती है तो स्टेट का आपके पास होना ज़रूरी है। केंद्र का वो इसलिए बनवाते हैं कि सेंट्रल में जो जाति हैं वो उसमें आती हैं, नहीं आती हैं, वो उनका अलग बनता है। लेकिन इसमें माँगते हैं स्टेट का। अगर आपके पास स्टेट का नहीं है, सेंट्रल का ही है और आपने फॉर्म में डाल भी सेंटर का रखा है, तो आपका सेंटर का ले जाइए। हो सकता है डेस्क आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको वो पास कर दें। इसकी भी गारंटी नहीं है कि वो आपको पास करें ही करें, लेकिन इतना है कि हाँ, आप थोड़ी-सी उनसे गुज़ारिश कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपके पास स्टेट का होना ज़रूरी था। अब बात करते हैं जिस भी सर्टिफिकेट के सामने डेट नहीं लिखी है, तो उसका क्या होगा सर? भाई जिसके सामने डेट की कोई प्रेफ़रेंस नहीं है या उसको वरीयता नहीं दी गई है, तो उसका मतलब है कि वो कभी-कभी हो। बस मतलब ये है कि भर्ती के बाद का ना हो। पहले का कभी भी हो, 2 साल पहला, 3 साल पहला। जैसे एससी-एसटी का है, मतलब कोई उसमें मुझे लगता है डेट निर्धारित नहीं थी कि 1 साल पुराना चाहिए, कितने पुराना चाहिए। उसमें तो पुराना भी चल जाता है, ठीक है? ऐसे ही हमारा फिर मूल निवास है, डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट। उसमें क्या होता है कि उसमें भी कोई डेट का वो नहीं था, तो आपको पुराना भी चल जाएगा। और ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, ये सबके लिए बता रहा हूँ मैं। पहली बात, जो भी ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस का ले जाइए, ओबीसी में है ओबीसी ले जाइए, एससी एसटी को ले जाइए। जो मूल निवास है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के बच्चों के लिए है। अगर राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड कहीं से भी हो, आपके लिए मूल निवास की जरूरत नहीं है, ना कोई सी सर्टिफिकेट की जरूरत है। आप जनरल में ही काउंट होगे, तो जनरल के लिए या अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उनके लिए ना तो ओबीसी सर्टिफिकेट या मतलब कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिएगा, ना ही कोई मूल निवास चाहिए चाहिएगा, ठीक है? हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो जनरल में काउंट है, उनके लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट की। मूल निवास हो तो अच्छी बात है। फिर बात करते हैं हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 तरह से बनता है। अगर आपने ग्रेजुएशन करी रखी है और एप्लीकेशन फॉर्म में ग्रेजुएशन है, तो आप अपने कॉलेज से बना लीजिए, वो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। अगर आपने 12th अपना जो है भरी है, अपनी जो बैकग्राउंड है या अपना जो पढ़ाई-लिखाई का साधन है, वो 12th पास लिखी है, तो उसके लिए आप अपने स्कूल में जाइए और उन कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना दीजिए, थोड़ी-सी रिक्वेस्ट करोगे, बना के दे देंगे। वरना फिर लास्ट इसका उपचार ये है कि आप गाँव प्रधान से भी इसको बनवा सकते हो। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। अभी इसमें ये फिक्स नहीं होता है कि अभी चाहिए था, ये ऑन होल्ड या विद हेल्ड चला जाता है कि बाद में आप इसको ले लेंगे। आपको मतलब जब मेडिकल के लिए आपको कॉल आती है तब भी ये चल जाता है। फिर बात करते हैं हम क्या कि एप्लीकेशन फॉर्म, वो एप्लीकेशन फॉर्म वही जो आपने जब ये इसका फॉर्म डाला था उसकी पीडीएफ या फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। फिर दूसरा है हमारा एडमिट कार्ड। जिस एडमिट कार्ड से आपने एग्जाम दिया था, एग्जाम सेंटर का नाम आया था, डेट आई थी, किस डेट को आप एग्जाम है, किस शिफ्ट में है, तो वे सारी चीजें एडमिट कार्ड पे आई थी, तो वो एडमिट कार्ड भी आपको चाहिए। प्लस एक आपका एडमिट कार्ड आएगा डीवीपीएसटी के लिए। जब आपको कॉल आएगी आप चेक करोगे
कि मेरा DVPST यहाँ है, इस तारीख को है, इस टाइम से है, तो एक वो आपके पास होना चाहिए। प्लस गेजेटेड ऑफिसर के साइन होने चाहिए, वो भी फोटो कॉपी पर। ठीक है, ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे चाहिए तो होंगे। ठीक, फिर हम बात करते हैं भैया इसकी। ये कि अब हमारी प्रक्रिया होती कैसे है, देखना नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि भर्ती की प्रक्रिया में जो सबसे पहले स्टेज है वो DVPST का है, वो दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगा। तो आपके पास एक कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर मतलब एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड पर भी ये सारी डिटेल होंगी कि आपको क्या क्या चाहिए। फोटो भी आपको चाहिएंगे, 15-20 फोटो ले लीजिए। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाला फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपनी 10-15 फोटो खिंचा के रख लीजिए और थोड़ा सा अपना हुलिया सेट करके। ऐसा नहीं है जब आप बिल्कुल चिकने चपाट थे और आपने दाढ़ी वाड़ी चेंज कर लिया, दिक्कत तो कुछ नहीं होगी, ये फिंगरप्रिंट वगैरह होते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन फिर भी वो 10-20 बार ऐसे देखेंगे आपको, तो ऐसा ना हो कि आपने हुलिया बिल्कुल चेंज कर रखा हो, मिलता जुलता आपको रहना चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो है वो है तो वो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर नया खिंचा लेना। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो DVPST में आपको बुलाएंगे, DVPST में बुलाने के बाद आपको लाइन में बैठाते हैं, फिर आपको कॉल करते हैं कि ये नंबर वो नंबर आइए। आपको डॉक्यूमेंट्स उनके पास भी सारे होते हैं, वो अपने कंप्यूटर से चेक करते हैं, फिर आपके वो ओरिजिनल को चेक करते हैं, फिर आपके फिंगरप्रिंट वगैरह आई प्रिंट ये सब लेते हैं। उसके बाद आपको बोल देंगे कि मतलब लिख के दे देंगे कि क्वालिफाई है, ऐसा कुछ करके वो दे देते हैं। फिर क्या होता है नेक्स्ट डे ही, बिल्कुल अगले दिन ही वो बोलते हैं उसको क्या, PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर होता है PST। तो आपको वहीं रुकना होगा, PST के लिए आपको फिर अगले दिन आना होगा। तो पुलिस लाइन वगैरह में ही आना होता है। तो जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनके लिए मैं बताता हूँ PST में क्या क्या होता है। भाई लड़कों के लिए मेनली 168 हाइट होती है, 168 सेंटीमीटर। और OBC हो, जनरल हो, SC हो, कोई भी ST के लिए 160 के करीब उनकी हाइट होती है, उन्हें छूट होती है। तो इतनी हाइट आपकी होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे डाउट है सर मेरी तो 167.5 है, या 167 से थोड़ी ज़्यादा है, या 168 से थोड़ी कम है, तो उनके लिए थोड़ा बहुत वो कर भी देते हैं, और अपने आप से भी आप थोड़ी सी हेल्प कर लीजिए। जैसे आप थोड़े से मैं बता देता हूँ कि अगर आपकी 0.5 है या 0.25 कम है, तो आपको क्या करना है कि थोड़े से बाल जो अपने हैं उनको कटिंग कराना कम कर दो, कटिंग ना कराएं उनकी, थोड़े से बड़े होने दो। ठीक है, और जब बड़े होंगे तो शैम्पू या उसमें साबुन वगैरह का इस्तेमाल ना करें। मतलब उनका थोड़ा सा ऐसा हुलिया बना लेना कि वो जैसा अब हाथ रखो तो बहुत भारी भारी सा लगे जैसा सर। ठीक है, मतलब धूल मिट्टी से उनमें कर लेना। और अगर धूल मिट्टी में आप नहीं जा रहे हो तो प्लीज करके आप उस दिन जरूर धूल मिट्टी में जाए, और अगर हो सकता हो तो थोड़ा बहुत धूल के कण अपने उन बालों में रख लेना, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा आपको। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है, क्योंकि अब तो हाइट आपकी बढ़ने से गई इतनी, तो अगर मैं एक्सरसाइज वगैरह बताऊंगा तो उसका बहुत बहुत दिन बाद जाके उसका रिजल्ट मिलता है, और जरूरी नहीं है वो 100% आपका रिजल्ट आ ही आए। दूसरा ये है कि अपनी एडी के नीचे वो चेक तो करते हैं, लेकिन इतना चेक नहीं करते हैं, हल्की सी एल्फी, हल्की वाली एल्फी लगाना अपनी एडी के नीचे, और उस पर कुछ मत लगाना। बस एल्फी लगाने के बाद वो जैसे वो बुलाते हैं तो आपको नंगे पैर जाना होगा, तो आप ऐसे ही नंगे पैर चल के जाओगे, तो फिर आपको धूल के कण फिर उसके एडी में चिपक जाएंगे। सही है, ये दो उपाय हैं, इससे थोड़ी बहुत हाइट बढ़ सकती है और बढ़ी भी है। बाकी अगर आपकी 168 है तो आपकी 168 ही वो उतारेंगे, कम नहीं उतार सकते, बहुत ही कम चांस है कि वो थोड़ी बहुत उतारें। सही है, तो लड़कों की 168 हाइट है। फिर बात करते हैं हम इसकी चेस्ट की। चेस्ट में मेन होता है फुलाव। अगर आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव है तो बहुत अच्छा है, आपकी 1 आध सेंटीमीटर अगर कम भी आ रही है तो भी उतार देते हैं। जैसे अगर चेस्ट की हम बात करें तो वो आती है भैया अ, वो शायद सारे जा चुके हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही बता दूंगा क्या है। वो क्या करते हैं भाई, एक 79, कितनी चेस्ट लेते हैं, वो लेते हैं 79, 79 नॉर्मल चेस्ट, और आपके लेते हैं 84 फुलाव के बाद। तो ये बॉयज की चेस्ट है, गर्ल्स का चेस्ट से कोई मैटर नहीं है, और बॉयज का वेट से कोई मैटर नहीं है। दोनों चीजों के लिए अलग अलग है। बॉयज के लिए देखो हाइट तो अलग अलग होती है। ठीक है, मान लिया 157 हमारी लड़कियों की है और 168 हमारे बॉयज की है, लेकिन चेस्ट सिर्फ और सिर्फ बॉयज की नपती है। और अगर आपकी 79 है, थोड़ी सी भी कम है, तो भी आपको उतार देंगे। सही है, ऐसा नहीं घबराना है कि शुरू में जाते नहीं एकदम से छाती चौड़ी करके खड़े हो जाओ, क्योंकि फिर फुलाव में 5 सेंटीमीटर आवश्यक है, वो आपकी नहीं उतरेगी तो फिर डिस्क्वालीफाई जाओगे। तो पहले नॉर्मल, उसके बाद 5 सेंटीमीटर फुलाव 84 होनी चाहिए। अगर आपका फुलाव 7-8 सेंटीमीटर है तो आप हो सकता है शुरू में थोड़ी सांस ले लो, तो उससे थोड़ी सी चेस्ट आपकी सही हो जाएगी।
और फिर दूसरी बात बता दूं, किसी की अगर चेस्ट 100 भी है और फुलाव 0 है तो वो भी डिस्क्वालीफाई है। ठीक है, किसी की चेस्ट इतनी छोटी होती है और अगर फूलने की बात करें तो वो नहीं फूल पाती है, तो भाई वो भी डिस्क्वालीफाई होगा। चेस्ट अगर नहीं फुलानी आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सांस खींच के खड़ा होना है बस। जितना सांस आप खींच के खड़े हो जाओगे वही इतना फुलाव आपका हो जाएगा, अगर जिस बच्चे की चेस्ट नहीं फुलानी आती है। बाकी बहुत बच्चे फुला लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन 5 सेंटीमीटर फुलाव इजीली आना चाहिए आपका। फिर दूसरी बात है, सर हमारा कम आता है या कुछ वो ऐसे, तो भाई थोड़ा सा योग वगैरह करो। मतलब ये लोम विलोम होता है, कपालभाति वगैरह होती है, सांस वगैरह की जो एक्सरसाइज होती है उनसे चेस्ट पंप होती है, तो उसे करना और अपना थोड़ा टिप्स वगैरह मार सकते हो। तो ये तो चेस्ट थी। अब बात करते हैं लड़कियों की। चेस्ट नहीं नपती है भाई, लड़कियों का नपता है क्या, वेट। इसका वेट काउंट होता है और वेट की कोई ऐसी सीमा नहीं है, ना घनी बड़ी समस्या है। मिनिमम लिख रखा है 40 किलो आपका वजन होना चाहिए। तो लड़कियों का मिनिमम 40 किलो वजन होता है। अगर नहीं भी है, किसी का 39 है, तो भी वो 40 करके बैठ जाएंगी। ठीक है, दो चार केले खा लीजिए, दही वगैरह खा के चली जाइए, या उस ऑन द स्पॉट आप दो चार, मतलब 2 एप्पल बैग में रख लीजिए अगर आपका वेट कम है, तो वो भी आपका 400-500 ग्राम वजन गारंटी से बढ़ा देगा उस टाइम पे। तो अगर आपका 39 भी है तो 39.5 हो जाएगा, 39.5 के बाद वो आपको क्वालिफाई कर देंगे, डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। मैक्सिमम वेट आपका जो ज्यादातर समस्याएं हैं, ओवरवेट है। ओवरवेट में वो बहुत कम ही लड़कियों को निकालते हैं। और ओवरवेट में अगर आप हो 1-2 किलो ज्यादा है, तो उसके लिए आप एक काम करना, जिस दिन आपका डीवीपीएसटी हो उससे 2 दिन पहले आप पानी बिल्कुल बंद कर देना। पानी बिल्कुल बंद कर देना मतलब पानी ये मैं नहीं लेगा कि डायरेक्ट इनटेक जो वाटर होता है उसको नहीं लेना है, किसी भी तरह का पानी लेना है। जिस भी प्रोडक्ट में, जिस भी चीज में, खान पीन में आपका पानी है उसे मत लीजिए। तो भाई पानी तो सब चीजें में है, हाँ सब चीजों में पानी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें पानी बिल्कुल नहीं होते, अंडा वगैरह आप खा सकते हो, ठीक है, चावल वगैरह खा लो, मतलब रोटियां, ये सब चीजें बंद करनी होंगी। अगर 2 दिन आपने पानी बिल्कुल इनटेक बिल्कुल बंद कर दिया, तो आपका 3 किलो वजन गारंटी टूट जाता है। ठीक है, आपको दिक्कतें आएंगी लेकिन वो फेस करनी होगी अगर आपको ओवरवेट है। देखो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी बहुत जरूरी प्रक्रिया है। इसके लिए अगर आपको 2-4 किलो वजन कम करना हो 3 दिनों के अंदर, तो सबसे महत्वपूर्ण ये चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपका नॉर्मल वेट है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो। और ये तो थी हमारी इसकी बातें कि भाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से अगले दिन जो हमारा होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें क्या होता है। ठीक है, उसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब मैं आशा करता हूँ सब बच्चे क्वालिफाई होंगे। उस क्वालिफिकेशन के बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है, मोहर वगैरह लग के दी जाती है, आप घर ले आएंगे इसको। उसके बाद फिजिकल के लिए जनवरी के तीसरे हफ्ते में बोला है, तो जनवरी में फिजिकल में आपको कुछ नहीं होता। फिजिकल में जब आप जाओगे सुबह ही उसको टाइम देते हैं, जहाँ भी स्थिति आपको प्रोवाइड करी जाएगी उसका भी एडमिट कार्ड आएगा। तो वहाँ कहीं भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं ले जाने, इसके बाद आपको संभाल के रख देने हैं बस। ठीक है, उसके बाद दौड़ में आपको, अगर बॉयज हो तो 4800 मीटर 25 मिनट में है, और अगर गर्ल्स हो तो 2400 मीटर 14 मिनट में है। अगर मैं एज अ कंपेयर बॉयज और गर्ल्स का करता हूँ, तो बॉयज थोड़ा इजी होता है ये रेस, लेकिन गर्ल्स के लिए बहुत हार्ड होती है, और इतनी हार्ड होती है कि इससे ज्यादा फिजिकल हार्ड दिल्ली पुलिस का भी नहीं मान जाता है लड़कियों के लिए, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ 800 मीटर है, 1600 मीटर है 8 मिनट में है। सही है, तो उन्होंने एवरेज 4 मिनट या 4 चक्कर, प्रत्येक चक्कर 2 मिनट का होता है। यहाँ प्रत्येक चक्कर यहाँ होते हैं तो भाई 6 चक्कर 400-400 मीटर के। सही है, और 2.25-2 मिनट के होते हैं वो। तो ये ज्यादा दिक्कतें आती हैं इसमें। तो भाई अगर कोई लड़की बॉर्डर पर भी है ना, मेरे जानने वाली भी 1-2 लड़कियां हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका कट ऑफ में नाम आया है, तो फिर वो घबरा रही है कि भाई हमारे 1 नंबर ज्यादा है या 2 ज्यादा है। उस चीज की चिंता आप करिए ना बिल्कुल भी। उन्होंने लड़कियां भी 2.5 गुना से ज्यादा ली हैं, 3-4 गुना ली है, उसके बाद भी लड़कियां कम पड़ जाएंगी, ये मैं मतलब बोल सकता हूँ कि हाँ ये होने जा रहा है कि लड़कियां कम पड़ती ही पड़ती हैं उनको। तो अगर बिल्कुल बॉर्डर पर भी हैं, बस आपका नाम है, पीडीएफ में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर है ना, तो आप फिजिकल करना। 100% श्योरिटी के साथ रहना कि हमारा फाइनल होगा ही होगा। लेकिन आपको वहाँ 6 चक्कर 14 मिनट में मारने होंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन माना जाएगा। ये बात थी हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हमारी जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके फिर इसके बाद मैंने पीईटी की बताई, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जो हमारा रनिंग होती है। रनिंग के बाद आपका कुछ नहीं नपता है, चिप लगाई जाती है, चक्कर काउंट आपको खुद करने होंगे, वो नहीं बताएंगे, टाइम वो आपको नहीं बताएंगे, टाइम आपको खुद देखना होगा। तो फिर उन्हें कैसे पता लगता है भैया, वो हर आपने दोनों पैरों में चिप लगाते हैं, चिप में आपके सब चीजें आती हैं, सेकंड, मिनट पर, मतलब मिनी मिनी सेकंड सब आती हैं, और नंबर ऑफ राउंड्स आते हैं। तो जब आप मतलब वहाँ इतना चौड़ा फट्टा लगा होता है जहां से स्टार्ट होती है, तो वो जैसे आपका पैर, दोनों पैर में से कोई सा पड़ेगा, तो वो चिप स्टार्ट हो जाएगी। चाहे आप उन बच्चे जो रनिंग में ट्रैक पे खड़े हैं उनसे, चाहे आप 15 मीटर या 20 मीटर दूर भी हैं, तो आप ये मत घबराइए कि भैया मेरे तो आगे नहीं आया, मैं तो पीछे हो गया। तो आपकी काउंटिंग जब होगी टाइमिंग की और चक्कर की, जब आप उस
पट्टे पर क्रॉस करेंगे, कोई सा पैर आपका उस पर लग जाएगा, आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसपे पट्टे देने के ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसपे 3-4 स्टेप आ जाते हैं और आपको तो सिर्फ एक स्टेप चाहिए उसपे, तो उसको गौर देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपका पैर उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा, निश्चित है। अगर आपने जंप नहीं करी तो, ठीक है, बहुत से बच्चे हैं कि मैं 4 फुट कूद के जाऊंगा, 5 फुट, तो इतना नहीं होता वो। 5 फुट अगर आप कूद के जा रहे हो तो भैया आपका पैर नहीं पड़ेगा, तो काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन चक्कर आपको काउंट करने होंगे 12। अब आप कैसी भी तरह से कर लो, अगर आप ग्राउंड में रनिंग करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अगर रोड पे कर रहे हो तो थोड़ी समस्या होगी, वहाँ आपको ध्यान रखने होंगे चक्कर। बाकी छल्ला डाल लेते हैं उंगलियों में या कुछ कंक्रीट वगैरह रख लेते हैं, वो परमानेंट, वहाँ कोई ये नहीं है कि उससे आप गिनती सही होगी। मेरे खुद के एक दो कंकर कम, मतलब 2 कंकर एक बार में गिरे तो मैं 12-11 चक्कर लगा के बैठ गया था, जिसमें डिस्क्वालीफाई हुआ था, जो पहली भर्तियां थी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, चक्कर गिनने की प्रैक्टिस भी आपको रखनी है। टाइम आपका चिप में आ जाएगा, उसके बाद आपका सारे बच्चे रोक दिए जाएंगे, चिप आपकी खोली जाएगी, कंप्यूटर में देखी जाएंगी, फिर आपकी लिस्ट लगेगी, आपको लिस्ट चेक करनी है कि मेरा नाम ये है, इसमें लिखने हैं राउंड कितने 12, टाइम कितना, ये क्वालिफाइड आगे लिखा होगा। जिसका टाइम ज्यादा आया, चक्कर कम, नॉट क्वालिफाइड, डिस्क्वालीफाइड आपको वहाँ सामने लिखा होगा, वहां देख कर आप आ सकते हो। ठीक है, अगर आप क्वालिफाइड हो तो फिर आपको बैठना होगा, फिर मोहर वो लगा के आपको फिर भेजेंगे वो। तो ये हमारी सारी प्रक्रिया है। आई होप आप इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से निभाओगे, बहुत अच्छे से करोगे, रनिंग की तैयारी आप कर रहे होगे। और बहुत बच्चे का डाउट है भैया नॉर्मलाइजेशन की वीडियो कितने किसको मिला है। मैंने कुछ शिफ्टों का ही एनालाइज अभी कर पाया हूँ अपने आंखों से और हाथों से, कुछ 2-4 1-2 शिफ्ट रह रही है। आई होप वो कल तक हो जाएगी और कल आपको 100% वीडियो मिल जाएगी, निश्चित रूप से वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।